हेलो क्लास एट्थ जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी आपको लैंग्वेज के पार्ट जो हैं वो समझा रही हूँ। जो भी आपके सेकंड टर्म में सिलेबस आना है, मेरी कोशिश है कि मैं उसको जितना जल्दी हो सके पूरा करवाने का प्रयास कर रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा पाठ समझाया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पर बच्चों का गृह कार्य देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही कम बच्चों ने अपना गृह कार्य भेजा है, और जिन्होंने भेजा भी है लगता ही नहीं कि उन्होंने वीडियो को देखा है। बुक में से कहीं से छांट के आंसर लिख दिया है, ऐसा ही पढ़ के आंसर दे दिया है, मतलब वीडियो सुनने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। खैर, आगे अब मैं आपको सर्वनाम पाठ का वाचन करवाने जा रही हूँ। सर्वनाम भी मैं वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैंने संज्ञा समझाया था। सर्वनाम के पार्ट्स जो होते हैं मैं आपको उसको अच्छे तरह से समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और तभी अपने उत्तर दीजिएगा, और अपने असाइनमेंट के ऊपर मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपने असाइनमेंट कौन सा किया। अभी आपने 23rd किया था, अब आप 24th करेंगे, तो ऊपर लिखना यह आवश्यक है कि कौन सा असाइनमेंट आप हमको भेज रहे हैं। सुंदर सुंदर लेख में लिखिए। अंडरलाइन जो करते हैं वो ब्लैक पेन से कीजिए। काम वैसा ही होना चाहिए जैसे आप लोग स्कूल में करते थे। ऐसा नहीं कि घर में कर रहे हैं तो कैसे भी लिखकर भेज दे रहे हैं। मतलब लेख अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए सर्वनाम पाठ शुरू करते हैं। अपनी अपनी व्याकरण पुष्प की पुस्तक खोल लीजिए। हम लोग सर्वनाम का वाचन शुरू करते हैं। चलिए खोल लीजिए बच्चों अपनी अपनी पुस्तक। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पेज नंबर 116 निकाल लीजिए, जहाँ पर आपका सर्वनाम पाठ दिया है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा की डेफिनेशन क्या थी? संज्ञा की परिभाषा थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा के स्थानों पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। फिर से देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ से पढ़िए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। देवयानी कल छात्रावास से देवयानी के घर आई थी। देवयानी कह रही थी कि देवयानी जयपुर जाएगी। जयपुर में देवयानी के मामा रहते हैं। देवयानी की गाड़ी से जयपुर जाएगी। शायद ये सुनने में आपको ये जो वाक्यांश है, ये जो गद्यांश दिया है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो यदि हम इसको इस प्रकार लिखें, नीचे देखिए, देवयानी कल छात्रावास से अपने घर आई थी। इस गद्यांश में बच्चों जो ये रंगीन शब्द दिए हुए हैं, इन्हें देखिए। हमने यहाँ पर दूसरे देवयानी नाम पर देवयानी की जगह क्या प्रयोग किया है? अपने। वह कह रही थी कि वह जयपुर जाएगी। देवयानी क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का। अब हमने देवयानी की जगह, जहाँ पर देवयानी लिखा था तो अपने लिख दिया। हर जगह हमने देवयानी की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है। वह कह रही थी कि वह जयपुर जाएगी, वहाँ उसके मामा रहते हैं, वह अपनी गाड़ी से वहाँ जाएगी। तो ये वाक्य अब क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। ये वाक्य जो है अब सुनने में सही लग रहे हैं। अब भाषा में प्रवाह आ गया है, मतलब बोलने में भी आसानी हो रही है और इनका अटपटापन भी दूर हो गया है। देवयानी और जयपुर संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए गए शब्द अपने, वह, वहाँ, उसके, अपनी सर्वनाम शब्द है। मतलब संज्ञा के स्थान पर हमने इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये क्या हो गई बच्चों? सर्वनाम की परिभाषा ये है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। वो मैं आपको इस पेपर के माध्यम से समझाती हूँ। ये देखिए बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। यह आपने पहले भी पढ़े हैं। कुछ नाम आपको याद होंगे, कुछ के बारे में आपको पता भी होगा, कुछ को आपने कुछ को आप पहचानने में आसानी भी लगती होगी आपको कुछ को। अब एक बार मैं फिर से इनको डिटेल में समझाऊंगी। पहले आप दोबारा से इन नामों को देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला वाला जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अब इसमें उत्तम पुरुषवाचक क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें, फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो वह है उत्तम पुरुषवाचक। यदि हम अपनी बात कर रहे हैं तो वह है उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि हम दूसरे की बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हुआ? सेकंड पर्सन, वो हुआ मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में कौन आता है? थर्ड पर्सन, यानी कि ना मैं ना आप, बल्कि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ बच्चों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए मैं आपको इनको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सबसे पहले ये देखिए, वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए। अभी समझाया ना मैंने आपको, वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, और जब ये वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन, तो यानी कि ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, पहला है मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। मैं मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, तो कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुषवाचक। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। अब तू झूठ बोल रहा है, यानी कि सेकंड पर्सन, हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। इसमें ना मैं अपनी बात करूँगी ना मैं आपकी बात करूँगी, हम किसी तीसरे की बात करेंगे। वह सो गया होगा, हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ बच्चों? थर्ड पर्सन। तो ये तीनों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की यही पहचान है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जहाँ प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। समझ में आया बच्चों पहला पार्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय किसी चीज़ का निश्चित हम मतलब हमको ज्ञान हो रहा है किसी चीज़ का। निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है इससे। मतलब या तो पास की कोई वस्तु होगी या दूर की कोई वस्तु होगी, पर उसकी एक निश्चित मात्रा दी गई होगी, वो होगा बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण से देखिए, पहला उदाहरण है माँ यह फटा हुआ कुर्ता है। मतलब जब हमने इसमें यह का प्रयोग करा तो हम निश्चित कर रहे हैं कि ये वाला कुर्ता जो है, यह वाला कुर्ता फटा हुआ है। मतलब हम सारे कुर्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक कुर्ते की बात कर रहे हैं। माँ यह कुर्ता फटा हुआ कुर्ता है, मतलब तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कितनी सुंदर लग रही है। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सब सुंदर लग रही हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पे निश्चित हैं कि वह सुंदर लग रही है। तो ये क्या हुआ बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह यह तो आपको पता ही है कि ये सर्वनाम शब्द हैं, और तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब थर्ड वाला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ जैसे नाम से स्पष्ट था निश्चयवाचक, तो एक निश्चित मात्रा दी गई। अब यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर सकते। देखिए, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, इससे इसका अपोजिट है ये। इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। उदाहरण देखिए, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब वो कोई में कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा चाचा भाई बहन, कोई भी। मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आया है दरवाजे पर। कोई दरवाज़ा निश्चित नहीं है, ये निश्चय नहीं कर सकते हम कि कौन है दरवाजे पर। दूसरा है देखो दाल में कुछ पड़ा है। अब हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है, पत्थर पड़ा है, घास पड़ा है, मतलब निश्चित नहीं है हम अपने डिसीजन पे। तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ ये सब किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब फोर्थ वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें भी बच्चों जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक मतलब हम कोई प्रश्न कर रहे हैं किसी से, क्यों, क्या, किसका, कहाँ, कौन, ये सब किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्न के रूप में संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हम किसी प्रश्न के रूप में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, वहाँ पर्दे के पीछे कौन है। तो सीधा सीधा हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से कि वहाँ पर्दे के पीछे कौन है। कौन क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको किससे मिलना है, किससे आ गया, तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको किससे मिलना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है।
प्रश्न के रूप में यदि संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने किसी चीज़ का प्रयोग किया है तो वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पांचवा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रिलेशन बता रहा है, एक दूसरे से संपर्क बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से हमारा संबंध दिखाते हैं वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, जो करेगा वह भरेगा। संबंध दिखा रहे हैं जो और वह, ये सब किस में आ गया? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में। जो करेगा वही भरेगा, यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। संबंध बता रहे हैं ना, मतलब ये वही चीज़ है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। संबंध हो गया दोनों का आपस में, तो ये किस में आ गया? संबंधवाचक सर्वनाम में। अब छठा वाला है बच्चों, अंतिम वाला जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब अपना। अपना जैसे नाम से स्पष्ट है, अपनी बात करेंगे हम इसमें, मतलब हम अपने बारे में ही कोई बात करेंगे तो वो किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है इसमें उसके साथ अपनेपन का बोध हो रहा है, मतलब उसी की बात हो रही है। उदाहरण देखिए, मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा, कोई और नहीं ले जाएगा, खुद ही ले जाऊंगा, मतलब अपने ही बारे में बात हो रही है। तुम स्वयं पानी ले आओ, उसी के लिए कह रहे हैं कि तुम जो है स्वयं जाकर, खुद जाकर अपना पानी ले आओ। तो ये किस में आया? निजवाचक सर्वनाम में। तो बच्चों ये सर्वनाम के 6 पार्ट थे, मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, इनको फिर से रिवाइज कीजिए। सर्वनाम के भेद, वैसे तो सब नाम से स्पष्ट हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसमें प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है वो उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक और थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक। इनके उदाहरण आप फिर से देखिएगा, सुनिएगा वीडियो में। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आप लोग इसको एक बार फिर से दोहराइए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सर्वनाम के भेद याद हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब सर्वनाम को पहचानने में आप कभी भी जीवन में गलती नहीं करेंगे, त्रुटि नहीं करेंगे। सर्वनाम के भेद आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और अच्छे से अपने हृदय में बिठा लिए होंगे, मतलब इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, ऐसे कंठस्थ कर लीजिए कि आपको आगे समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, खुद से उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़िए बुक में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसी के अनुसार आप अपना गृह कार्य अच्छे से करके जीमेल कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।